Hello, good evening to all my students. How are you to all? Welcome to Study SK Learning Point. आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। ये क्लास आपकी इंडियन पॉलिटी की है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। ये आपकी यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, बीईओ, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप पूरी बुक हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ये बुक जो है आपकी दृष्टि आईएएस की बुक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ये टोटल इसकी पूरी फुल समरी, पूरी बुक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये फर्स्ट लेसन ये आपका फर्स्ट लेसन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा। आज से प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो भारतीय संविधान बना था, तो इसकी जो पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार की थी पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम देखेंगे। चलिए, किस प्रकार के प्रश्न आपके मिलेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप। भारतीय मतलब संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संवैधानिक विकास के चरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय शासन अधिनियम 1858। ये सारी पृष्ठभूमि आप इसी लेशन में पढ़ेंगे। और इधर देख लेते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम मार्लिमेंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, बाल्कन प्लान, डिकी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान। बाकी के आप देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनकी ओर चलेंगे। तो चलिए देखिए, इतना सारा मैटर आप कवर करने वाले हैं इस फर्स्ट लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। संविधान क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे आप लोग कि संविधान क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनिमयन करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो ये देखिए, हमारा संविधान क्या था। व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये आप लोगों ने अभी जाना कि भारतीय जो संविधान है, यह किसी भी एक देश के संविधान से ले लें तो वो देश का संविधान ही नहीं मात्र, बल्कि उस देश की एक व्यवस्था होती है जो सुचारू रूप से उसी के नियम कानून कायदों पर आधारित होती है। चलते हैं, देखते हैं संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देख लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा यह निर्धारण करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय व आपसी
विश्वास हेतु या समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। आगे देखते हैं, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय जो संविधान होता है इसका महत्व क्या होता है या किस प्रकार से एक देश के लिए कार्य करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आगे कहा गया है, संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, जैसे कि संविधान के में जो राज्य व्यवस्था है इसमें इसके संविधान के 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें कहा गया है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर इन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। अर्थात कहा गया है कि यहाँ पर जो राजा, यदि जैसे कि अपना पहले भारत देश में ही पहले राजतंत्र चलता था तो राजा की मनमानी चलती थी। अब यहाँ पर तानाशाह जैसी सरकार नहीं बल्कि संविधान के अनुसार अर्थात लोकतंत्रात्मक सरकार चलेगी। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं संवैधानिक विकास के चरण। अब जो संवैधानिक विकास के चरण रहे वो कैसे रहे और किस प्रकार के रहे, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं संवैधानिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहाँ पर देखिए पहला जो एक्ट है आप देखेंगे यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत में की गई थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस प्रकार से प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से चरण यहाँ पर लागू किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। सबसे पहले बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी देखते हैं, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। अब यहाँ पर सरकार की स्थापना की गई इसके नियंत्रण के लिए। अब यहाँ पर आगे अपना मैटर देखते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। आगे कहा जा रहा है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा एम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद अर्थात 4 सदस्यीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर भी कहा जाने लगा था। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कहा जा सकता है कि बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो उसी हिसाब से ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं क्या हो गया। देखते हैं यहाँ, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। अर्थात यानी भारतीयों से या कंपनी किसी भी प्रकार की रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी थी इस पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी पर नियंत्रण कर लिया गया।
नियंत्रण कर लिया गया और अब भारत में इसके राजस्व राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित कर दिया गया, अर्थात व्यापार की जितनी भी सूचना थी वो क्राउन को देना पूरी तरह से निश्चित कर दिया गया। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा एक्ट आपका था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आपका 1781 में पारित हुआ था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था और इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने यह सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने तथा उनके क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का आदेश या निर्देश दिया गया। आगे देखते हैं, अगला आपका एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट जो लागू किया गया था आपका 1784 में लागू किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? 1784 में। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई थी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से यह जाना जाता था, एक नए निकाय का गठन किया गया था। इस प्रकार भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा मैटर बच रहा है। यह है आपका गवर्नर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू किया जा सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में ही मिलते हैं। संविधान के प्रथम संकेत अर्थात दास प्रथा को अंत करने का जो श्रेय जाता है, अब कहें तो यहाँ पर आपका कौन सा चार्टर एक्ट था? ये चार्टर एक्ट था आपका चार्टर अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही ये सारे कार्य किए गए थे। बाकी की सारी डिटेल्स आप लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो देखने के लिए ज़्यादातर आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें।
ध्यान दें, ये इंडियन पॉलिटी की क्लास आपकी चल रही है और बहुत अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स देखेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।